नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज डी। आज का जो टॉपिक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं पढ़ा रही थी आपको प्लेटो। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि न्याय क्या है, न्याय का मूल तत्व क्या है। मैंने आपको पाश्चात्य न्याय और भारतीय न्याय में फ़र्क भी बताया था। भारत में इससे क्या कंसर्न है, भारत में ये क्या अवधारणा है, उसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था। क्योंकि आप थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं तो आपको ये जानना आवश्यक है कि न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, न्याय किसको कहते हैं, न्याय की व्यवस्था क्या है, सरकार द्वारा न्याय की व्यवस्था में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने मोटा मोटा रूप में मेरे पहले वाले जो व्याख्यान था उसमें बताया था। आज हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब प्लेटो का न्याय का सिद्धांत हम जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें ये समझना चाहिए या पहले हमें ये समझना होगा कि न्याय का सिद्धांत प्लेटो न्याय से क्या समझा रहा है या क्या बताना चाहता है। तो जैसे मैंने पूर्व में भी बताया, न्याय का सिद्धांत से उसका तात्पर्य यह है कि वो समाज को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। पहली श्रेणी है जिसमें विवेक का तत्व है, दूसरी श्रेणी है जिसमें साहस का तत्व है, तीसरी श्रेणी है जिसमें शुद्धा या भूख का तत्व है। इन तीनों श्रेणियों से जो मानसिक स्थिति है उससे या इन तीनों तत्वों से, इन तीनों गुणों से 3 वर्ग समाज में वो मानता है कि बनते हैं। पहला जो विवेक का तत्व है उससे शासक वर्ग बनता है, दूसरा है साहस, साहस से सैनिक वर्ग का निर्माण होता है, और तीसरा तत्व है शुद्धा या भूख, जिससे कि उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। तो प्लेटो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि समाज में न्याय तभी होगा जब हर वो व्यक्ति जिसके पास जो तत्व है, जिसके पास जो गुण है, जिसको जो प्राप्त करने योग्य है वो मिले। तो इसका मतलब यह है कि प्लेटो उन तत्वों के आधार पर, उन गुणों के आधार पर न्याय की व्यवस्था बताना चाहते हैं। तो आइए हम विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, प्लेटो क्या कहता है। न्याय की व्याख्या और संपत्ति प्लेटो का केंद्रीय विषय है। उसकी जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसका मूल शीर्षक था डाइकोसून, जिसका अर्थ है न्याय प्रबंध या न्याय से संबंधित, जिसको हम कहते हैं कंसर्निंग जस्टिस। प्लेटो के अनुसार न्याय व्यवस्था एक ऐसी औषधि है जो समाज से अशांत, अव्यवस्था, कर्तव्य विमुखता तथा बुद्धिहीनता आदि व्याधियों को, जो एक आदर्श राज्य के स्वास्थ्य के लिए घातक है, दूर कर सकती है। जैसा कि बकर ने लिखा है कि प्लेटो चाहे सोफिस्टों से लोहा ले रहा हो, सोफिस्ट वर्ग है एक, चाहे प्लेटो सोफिस्टों से लोहा ले रहा हो अथवा समाज की प्रचलित प्रथा के सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, उसके चिंतन की केवल एक ही धुरी है और उसके विवेचन का केवल एक ही मंत्र है, और उसको हम कहते हैं न्याय। न्याय की परिभाषा देते हुए प्लेटो कहता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो वह प्राप्त करने के योग्य है। अर्थात जैसे सेबाइन कहते हैं, सेबाइन एक विचारक हैं जिन्होंने प्लेटो पर बहुत सारी कमेंट्रीज की हैं, किताबें लिखी हैं। तो सेबाइन कहते हैं कि व्यक्ति के लिए प्राप्य क्या है, प्राप्त करने योग्य क्या है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी दीक्षा, शिक्षा, उसके व्यवहार के अनुरूप पात्र समझा जाना चाहिए। अर्थात योग्यता के अनुसार व्यक्ति को जो भी कार्य सौंपे जाए उन्हें वह पूरी ईमानदारी के साथ संपादित कर सकेगा। प्लेटो ने न्याय संबंधी अपनी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व कुछ तत्कालीन समय में जो न्याय संबंधी विचारधाराएं या सिद्धांत प्रचलित थे उनके बारे में बताया है और उन्हें खंडित किया है, उन सिद्धांतों को अमान्य ठहराया है। तत्कालीन समाज जो था उसमें 3 तरह के सिद्धांत प्रचलित थे। अब हम एक एक सिद्धांत को ले रहे हैं। पहला सिद्धांत है परंपरावादी या सेफेलस का सिद्धांत। सेफेलस एक विचारक हैं जिनके बारे में प्लेटो बता रहा है, और उनके विचारों के आधार पर ही इसको परंपरागत सिद्धांत का नाम दिया जाता है। प्लेटो
का जो ग्रंथ है रिपब्लिक, वो पूरा डायलेक्टिक है। डायलेक्टिक का मतलब है कि संवाद के रूप में है, एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ सुन रहा है, इसको संवाद की स्थिति कहते हैं। तो वो उस प्रोसेस में लिखा गया है। तो प्लेटो के संवादों में न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सेफेलस और उनके पुत्र पोलीमार्क्स ने किया था। सेफेलस के अनुसार सत्य बोलना, दूसरों के ऋण को चुकाना, पोलीमार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणा का व्यवहार करना ही न्याय होता है। प्लेटो ने इस जो सिद्धांत है उसकी आलोचना किन आधारों पे की है, आइए हम वो देखते हैं। पहला पॉइंट है कि कुछ परिस्थितियों में सत्य बोलने या ऋण चुकाने के रूप में न्याय को परिभाषित करना बहुत दोषपूर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है? उसके लिए कई बार यदि एक देश का सैनिक दूसरे देश में पकड़ा जाए और वहाँ पर वो सत्य बोल दे, मान लीजिए देश की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है या देश की जो सुरक्षा नीति है उसके बारे में अगर वो दूसरे देश को जाकर के सत्य बोल देता है, तो ऐसी स्थिति में सत्य बोलना घातक हो सकता है, इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। तो उस सत्य बोलने के लिए प्लेटो कह रहा है कि कई बार सैनिक रहस्यों की जानकारी अन्य देशों को दे देना काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए प्लेटो इस सिद्धांत की आलोचना करता है। दूसरा पॉइंट यह है कि सेफेलस और पोलीमार्क्स कहते हैं कि मित्र के प्रति मित्रता और शत्रु के प्रति शत्रुता का व्यवहार करना भी न्याय है। तो यहाँ पर भी प्लेटो कहता है कि मित्र के साथ केवल कहने मात्र के लिए ही मित्र रह जाएं, हाँ, तो असली में वो शत्रु बन जाएगा। यानी कि हमारी अंतरात्मा में हम किसी को मित्र कह रहे हैं लेकिन अंदर से उसके प्रति द्वेष की भावना रख रहे हैं, दूसरी तरह की भावनाएं रख रहे हैं, जेलसी की भावनाएं रख रहे हैं। तो ऐसे में मित्र के प्रति मित्रता का व्यवहार केवल दिखावा मात्र रह जाएगा और उसको हम न्याय की अवधारणा में नहीं कह सकते। तो व्यावहारिक जीवन में ये संभव ही नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति की बुराई करने से ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति और ज़्यादा बुरा हो जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति की स्थिति पहले की अपेक्षा और अधिक खराब हो जाएगी। तो ऐसे में जो न्याय का उद्देश्य है वो सच्चे न्याय का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इन सभी मान्यताओं के आधार पर प्लेटो ने परंपरागत सिद्धांत का खंडन किया है। आइए अब हम दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है क्रांतिकारी या उग्रवादी न्याय की अवधारणा या सिद्धांत। इसका जो प्रवक्ता है या इसको जो देने वाला है व्यक्ति, उसका नाम था थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस एक क्रांतिकारी सोफिस्ट विचारक था। वह न्याय की परिभाषा उग्रवादी ढंग से करता हुआ दिखाई देता है। न्याय शक्तिशाली का एक हित है, अर्थात ये कह रहा है कि शक्ति ही न्याय है। थ्रेसीमेकस के अनुसार व्यवहार में जिसकी लाठी उसकी भैंस या राजा करे सो न्याय की अवधारणा ही न्याय कहलाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एक शक्ति का जो सिद्धांत है वो स्थापित होता है। यानी कि समाज में जिन व्यक्तियों के पास शक्ति है, जिन व्यक्तियों के पास पावर है, जिन लोगों के पास सत्ता है, वो अगर शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते। तो उस सेंस में ये जो सिद्धांत है कि शक्ति ही न्याय है, ये अर्थहीन साबित हो सकता है। शासक वर्ग भी अपने हित साधने के लिए कानून बनाएंगे, प्रजा को उनका अनुसरण करना ही पड़ेगा क्योंकि वो शासक है, शक्तिशाली है, सत्ता है उनके पास। तो ऐसे में न्याय की अवधारणा गलत साबित होती है। तो प्लेटो यहाँ पर इस सिद्धांत का खंडन करता है। दूसरा पॉइंट है कि थ्रेसीमेकस का दूसरा अर्थ यह है कि अन्याय करना न्याय करने से कहीं अधिक है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना हित चाहता है समाज में, अगर न्याय का अर्थ केवल शक्तिशाली व्यक्ति की इच्छा या लाभ ही माना जाए तो वहाँ पर भी वो न्याय की जो अवधारणा है वो सुख नहीं दे सकता या व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्थिति में जो अन्यायी होगा वो ही और अधिक सुखी हो जाएगा। तो इसलिए भी हम इस सिद्धांत को गलत कह सकते हैं और प्लेटो ने इस सिद्धांत की खंडन किया है, इसका विरोध किया है।
तो इन दोनों ही जो सिद्धांत हैं, परंपरागत सिद्धांत और उग्रवादी सिद्धांत, इन दोनों का ही प्लेटो ने विरोध किया है या खंडन किया है। दोनों ही मान्यताओं का खंडन करता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अपना एक निश्चित कार्य और गुण होता है। प्लेटो ये मानता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है वो उसकी गुण से पता चलता है। जैसे हम अगर चाकू की बात करें, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, चाकू का जो गुण है वो इस बात में है कि वो कितना अच्छी तरह से काटता है ना। तो अगर वो वस्तु अपना गुण ही छोड़ दे, स्वाभाविक गुण छोड़ दे, तो फिर काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाएगी, काफ़ी जटिलताएं पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे प्लेटो एक उदाहरण देता है कि अग्नि का काम है जलाना, लेकिन यदि अपना वो गुण छोड़ दे जलाने का, तो अन्य पदार्थों को जलाने में ही अक्षम हो जाएगी। यानी कि वो जलाने का जो तत्व है अगर वो खत्म हो जाएगा तो अग्नि की जो सार्थकता है, अग्नि की जो उपयोगिता है वो ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि कोई भी वस्तु अपने गुण को छोड़कर अपना स्वभाव सुलभ कार्य संपन्न नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में न्याय की व्यवस्था हो जाए, ये कहना बहुत ही गलत साबित हो सकता है। अतः ये कहना कि कोई अन्याय व्यक्ति अच्छा है, ठीक नहीं है, इस तरह प्लेटो ने थ्रेसिमेकस का जो ये सिद्धांत है उसका खंडन किया है, क्योंकि न्याय तो दुर्बल के हित में है। हम ये मानते हैं कि न्याय वो है, जैसे हमारे अभी जो हम ये मान के चल रहे हैं वर्तमान समय में, कि अगर दुर्बल व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा, दुर्बल व्यक्ति को उसके हित नहीं मिलेंगे, दुर्बल व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, या दुर्बल व्यक्ति को समाज में रक्षा नहीं मिलेगी, दुर्बल व्यक्ति का कोई सोचेगा नहीं, तो फिर हर चीज़ शक्तिशाली व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमने लग जाएगी और शक्तिशाली व्यक्ति ही समाज में प्रभावपूर्ण बन जाएंगे और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी जिसकी लाठी उसका भैंस सिद्धांत ही काम करेगा। तो यहाँ पर हम इस संदर्भ में भी यदि देखें तो इस उग्रवादी सिद्धांत का खंडन किया जा सकता है। तीसरा जो सिद्धांत बताया प्लेटो ने, जो पूर्व में प्रचलित था, वह है व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत को हम किस रूप में समझ सकते हैं? तो यहाँ पर प्लेटो कहता है कि व्यवहारवादी मत के अनुसार न्याय का जन्म शक्तिशाली व्यक्तियों के स्वार्थी आकांक्षाओं से दुर्बलों की रक्षा करने के लिए हुआ है। अतः न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, मतलब वो आर्टिफिशियल है, न्याय को बनाया गया है। वो क्या है? भय की संतान है, क्योंकि न्याय की उत्पत्ति शक्तिशालियों के अन्यायों से दुर्बलों की रक्षा करने के लिए हुई है। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने की बात है, आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना ध्यान लगाकर इसको समझेंगे। प्लेटो सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए कहता है कि न्याय किसी समझौते का परिणाम या भय की संतान नहीं है। यानी केवल व्यक्ति को भय दिखा करके और न्याय स्थापित करना कि भाई तुम्हारे साथ ये होगा, अन्याय हो रहा है तो इसलिए न्याय करना है, तो वो अवधारणा एक आर्टिफिशियल कृत्रिमता की ओर संकेत करती है। तो क्योंकि प्लेटो ये मानता है कि न्याय जो है वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, जिसका पालन व्यक्ति भय से नहीं बल्कि स्वभाव से करना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो न्याय को आत्मा का एक आंतरिक गुण स्वीकार करता है। यह आंतरिक गुण सूक्ष्म रूप से व्यक्ति में और विराट रूप में राज्य में विद्यमान रहता है। इस प्रकार प्लेटो अपने समय में प्रचलित न्याय संबंधी परंपरागत, उग्रवादी और व्यवहारवादी तीनों ही सिद्धांतों का खंडन करता है और न्याय की अपनी व्यवस्था प्रस्तुत करता है, जो इस प्रकार है। यानी कि प्लेटो के अनुसार वास्तव में न्याय क्या है? वो है, जैसा कि प्रोफेसर बकिन कहता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य पालन में तन मन धन से संलग्न कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान होता है और यदि वह अपने कर्तव्य का उचित पालन करता है तो वह न्यायप्रियता का ही परिचय देता है। जैसे एक और विचारक हैं फोस्टर ने कहा है कि प्लेटो के लिए न्याय शब्द का लगभग वही अर्थ है जो हमारा नैतिकता से होता है। न्याय की धारणा में प्लेटो के अनुसार 3 वर्ग शामिल किए हैं उसने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था
पहला वो है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें वासना का क्षुधा का तत्व मौजूद रहता है, उसको वो कहता है कि वो एपेटाइट वर्ग है, यानी कि उत्पादक वर्ग है। दूसरा है, ये उन लोगों का वर्ग है जिनमें साहस का तत्व होता है या साहस का जो गुण है वो प्रधानता रखता है, तो उससे सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। तीसरा है, जो जिनमें ज्ञान या बुद्धि या विवेक का तत्व होता है, जिसको हम विजडम भी कहते हैं। ये तत्व होने से वो व्यक्ति शासक का वर्ग बनाते हैं। तो प्लेटो ये कहता है कि समाज के जो ये तीनों वर्ग हैं वो अपने विशिष्ट कार्यों को संचालन करते हुए एक दूसरे के पूरक बनकर समाज की रचना करते हैं। यानी कि विवेक अपना रोल कर रहा है, साहस अपना रोल कर रहा है, क्षुधा या उत्पादक या वासना जब वाला जो ग्रुप है वो अपना रोल निभा रहा है। तो संभवतः जब सब लोग एक तरह से अपना काम करने लग जाएंगे, यानी कि शासक वर्ग अच्छे से शासन करेगा, सैनिक वर्ग अच्छे से सुरक्षा का काम करेगा, क्षुधा वर्ग या उत्पादक वर्ग है वो अपने उत्पादकता का काम बहुत अच्छे से निभाएगा। तो इसी जब एक व्यवस्था जो स्थापित होगी उसको प्लेटो कहता है कि वही न्याय है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि प्लेटो का न्याय वो है जो समाज में जो व्यक्ति जो प्राप्त करने योग्य है उसको जब वो मिलता है तो प्लेटो ये कहता है कि वही न्याय है। अब प्लेटो के न्याय की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी, पॉइंट वाइज ही आप लोग याद करेंगे। पहला पॉइंट है कि प्लेटो का न्याय बाह्य वस्तु न होकर के एक आंतरिक स्थिति है, अतः उसे कहीं भी आरोपित नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि न्याय अहस्तक्षेप के सिद्धांत से संयुक्त है, यानी कि आदर्श राज्य के प्रत्येक वर्ग से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपना निर्धारित काम करे और दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। तीसरा पॉइंट है कि प्लेटो का सामाजिक न्याय विशेषीकरण का सिद्धांत है, अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग केवल अपना अलॉटेड वर्ग ही करे, यानी कि सैनिक वर्ग सेना का काम करे, शासक वर्ग शासक का काम करे, उत्पादक वर्ग उत्पादन का काम करे। तो जो निमित्त जिसके जो काम दिया गया है या जिसको अलॉटेड वर्ग है सोसाइटी में वो अपना काम करे, तो न्याय की व्यवस्था हो सकती है। चौथा पॉइंट है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना दार्शनिक शासक के द्वारा की गई है। पांचवा पॉइंट है कि प्लेटो का सामाजिक न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत भी है, अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग भिन्न होते हुए भी सामाजिक एकता की स्थापना करते हैं। छठा पॉइंट है कि न्याय प्राप्ति के लिए उसने एक व्यवस्थित शिक्षा क्रम प्रस्तुत किया है, जिसके अभाव में आदर्श शासक या आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। आदर्श राज्य क्या है, दार्शनिक शासक क्या है, ये मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। 6 पॉइंट है कि न्याय प्राप्ति के लिए उसने एक व्यवस्थित शिक्षा का भी क्रम प्रस्तुत किया है, जिसके अभाव में आदर्श शासक या आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। 7 पॉइंट है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी नहीं है बल्कि एक नैतिक मान्यता है। कानूनी इसलिए नहीं है कि कानून द्वारा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा, वो एक ऐसी आदर्श व्यवस्था का निर्माण कर रहा है जहाँ पर सोसाइटी के प्रत्येक वर्ग द्वारा अपना अपना अलॉटेड वर्क किया जाएगा। अब ये व्यक्ति का अपना कर्तव्य है कि वो जिस चीज़ को या जिस तत्व को लेके चल रहा है वो उससे रिलेटेड अपना काम संपादित करे, तो ये एक नैतिक व्यवस्था भी मानी जा सकती है। 8 पॉइंट ये है कि प्लेटो का न्याय मानव जीवन की समग्रता को लेकर चलता है, साथ में वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण और समाज की सामंजस्यपूर्ण स्थिति का भी दूसरा नाम है। इस प्रकार जो प्लेटो का न्याय है वो जो उसका ग्रंथ है रिपब्लिक, उसका आधार स्तंभ है। प्लेटो की सारी तर्क श्रृंखला का उद्देश्य न्याय के इसी स्वरूप को उद्घाटित करना है। रिपब्लिक में न्याय को सामाजिक जीवन का सच्चा सिद्धांत ठहराया गया है। इसी कारण जो उसका ग्रंथ है रिपब्लिक, उसको न्याय मीमांसा या कंसर्निंग जस्टिस ग्रंथ का नाम भी दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब प्लेटो का सिद्धांत इतना अच्छा है और सोसाइटी में हर वर्ग अपना दिया हुआ काम कर रहा है, तो फिर इस सिद्धांत की ज़रूरत क्या है?
तो प्लेटो ने प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उसकी कुछ लोगों ने आलोचनाएं भी की हैं। क्या आलोचना उसकी की जाती है मुख्य रूप से? तो पहला पॉइंट है कि बारकर के मत के अनुसार प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय ही नहीं है, वह मनुष्य को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली एक भावना का नाम है। नैतिक कर्तव्य तथा कानूनी बाध्यता मिलाकर प्लेटो ने एक अस्पष्ट स्थिति उत्पन्न कर दी है जो उसके न्याय को अव्यावहारिक बनाती है। यानी कि हम एक ऐसे आदर्श राज्य की एक कल्पना कर रहे हैं। ये कल्पनापूर्ण स्थिति मानी जा सकती है कि हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि एक ऐसा राज्य होगा, एक आदर्श राज्य होगा, जैसे हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। अगर वर्तमान समाज में राम राज्य की कल्पना की जाए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटीज़ में, देशों में, काल में इतना सारा चेंज हुआ है, ज़बरदस्त पॉलिसीज़ में चेंज हुआ है, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ में चेंज हुआ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज हुआ है, लोगों के रहन सहन में, सब चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। तो हम एक आदर्श की कल्पना जो अगर हम वर्तमान समय में करें तो व्यावहारिक ही प्रतीत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत निष्क्रिय है। इसका मतलब ये है कि न्याय के बल पर व्यक्ति अधिकारों के लिए संघर्ष करता आया है, किंतु यहाँ वो आत्मसंयमी और मर्यादित कर देता है। सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया में उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है। तो इस पॉइंट से भी उसकी आलोचना की जाती है। तीसरा पॉइंट है कि प्लेटो के सामाजिक न्याय सिद्धांत में कर्तव्यों को प्रधानता दी गई है, अब व्यक्तिगत अधिकारों को नहीं, क्योंकि कर्तव्य जो है व्यक्ति के आत्मा से संबंधित है। माने मेरा कर्तव्य क्या है, ये मैं करूँगी तभी वो स्थापित होगा। अब कर्तव्य ऐसी चीज़ है जिसको करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई एजेंसी ऐसी नहीं थी वहाँ पर जो कि बाध्य करे कि आपको ये काम करना ही है। अगर आप में विवेक का तत्व है तो आपको शासन का काम करना ही, ऐसी कोई व्यवस्था प्लेटो ने नहीं दी है। और अधिकारों की उसने बिल्कुल उपेक्षा की है, क्योंकि वो आत्मा का गुण मानता है। आत्मा से जो भी चीज़ जुड़ी हुई है, आत्मा से जो भी तत्व जुड़ा हुआ है, वो एक तरह से नैतिकता का प्रतीक है। यानी कि उसको व्यवहार में लाना एक तरह से कृत्रिम तत्व हो जाएगा कि आप उसको लाएं ही। मतलब ऐसी कोई लॉज या ऐसी कोई एजेंसीज हैं जो उसका हनन करने पे या उसका कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने से आपको बाध्य करेगी, ऐसी कोई व्यवस्था वो नहीं बताता है। तो हम यहाँ पर प्लेटो के बारे में ही बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट ये है कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यता के अनुसार कार्य करना और उसका विशेषीकरण प्राप्त करना। समाज के तीनों वर्गों को मानव व्यक्तित्व के 3 गुणों के आधार पर बांटना अतार्किक है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण ले रही हूँ कि यानी जैसे मान लीजिए मेरे में विवेक का तत्व भी है क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ। दूसरा है कि मैं सुरक्षात्मक दृष्टि से मेरे में साहस भी है, मैं बोल्ड हूँ। और तीसरा है कि मुझे भूख भी लगती है, मुझे खाना भी चाहिए, मेरे में वासना का तत्व भी है। तो आप मेरा जो ड्यूटीज़ है, मेरा जो कर्तव्य है, उसको कैसे निर्धारित करेंगे? आप ये कैसे मान के उनको बांट देंगे कि इसमें विवेक है, इसमें साहस है, इसमें शुदा है? तो आप एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना कर रहे हैं जो वास्तव में विद्यमान ही नहीं है। तो इस तर्क के आधार भी उसका आलोचना किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि प्रोफेसर सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो की न्याय कल्पनात्मक है, आत्मपरक है, निष्क्रिय है, अनैतिक है, अव्यावहारिक है और अविश्वसनीय है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि तीनों तत्व किसी एक व्यक्ति में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति में सिर्फ साहस ही होगा, एक व्यक्ति में सिर्फ विवेक ही होगा या एक व्यक्ति में सिर्फ शुद्ध का तत्व ही होगा, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में अगर हम देखें तो ये सारे तत्व जो हैं वो कल्पनाशील या अनैतिक या अव्यावहारिक या अविश्वसनीय कहा जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कल्पना पर आधारित सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत शासक वर्ग को अत्यधिक शक्तियां प्रदान कर देता है, अतः वह पूर्णतः निरंकुश होकर अपनी शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग करने में स्वतंत्र है। जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस में एक कहावत कही जाती है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति निरंकुश रूप से भ्रष्ट कर देती है। राजनीति विज्ञान में एक और कहावत है कि राजनीति बदमाशों का अंतिम अड्डा है, गुंडों और बदमाशों का। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें प्लेटो का न्याय सिद्धांत,
तो बहुत बहुत अच्छे से हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत व्यावहारिक नहीं है। शक्ति का यह अनियंत्रित प्रयोग उसे भ्रष्ट कर सकता है और जिस आदर्श पर वो स्थित है उसे उस आदर्श को वो गिरा भी सकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लेटो वास्तव में क्या क्या व्यवस्था देना चाह रहे थे। 7वां पॉइंट जो उसका आलोचना किया जाता है कि ये आधुनिक समय के लिए भी उतना ही अनुपयुक्त है। जैसे मैंने अभी बताया कि आधुनिक समय में विचारधाराएं, शासन व्यवस्थाएं, हर चीज़ में इतना ज़बरदस्त ग्लोबल लेवल पर इतना चेंज हुआ है। आज हम भूमंडलीकरण के युग में रह रहे हैं, तकनीकी के युग में रह रहे हैं, तो एक कल्पनाशील चीज़ पे हम कायम रहें या उस सिद्धांत को हम व्यवहार में लाएं तो वो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आधुनिक राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत बड़े हैं। संपूर्ण जनसंख्या को आत्मिक प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजन करना बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है या करना ही उपयुक्त नहीं है, कर ही नहीं सकते। उसके आधार पर कार्य निष्पादित करना और भी कठिन काम है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना कर रहा था जिसमें उसने आदर्श राज्य की जो जनसंख्या है वो बताइए 1050 व्यक्ति। यानी कि आप कल्पना कीजिए कि आज की जो वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज एक कॉलोनी में भी 1050 से ज़्यादा लोग होते हैं और उस समय वो 1050 लोगों का एक राज्य बता रहा है। तो एक बहुत ही यहाँ पर अगर वर्तमान समय से हम तुलना करें तो बहुत ही इम्बैलेंस जैसी स्थिति आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि जिस आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने की थी वो वर्तमान में संभव ही नहीं है। तो इन सभी आलोचनाओं के आधार पर प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा को अत्यधिक निष्क्रिय, आत्मपरक, अनैतिक, अव्यावहारिक और विश्वसनीय बताया गया है। अब वास्तव में अगर देखें हम तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो सारी आलोचनाएं हैं ये गलत हैं, क्योंकि प्लेटो का वैचारिक आधार वैधानिक नहीं होकर के नैतिक था। मतलब वो जैसे अगर भारतीय संदर्भ में हम देखें तो गांधी जी ने भी नैतिकता की बात की है, गांधी जी ने धर्म की भी बात की है कि गांधी जी राजनीति की जब बात करते थे तो उनका राजनीति का जो अगर हम संधि विच्छेद की दृष्टि से देखें या विभाजन करके देखें तो वो कहते थे कि राज कम होना चाहिए और नीति की बात ज़्यादा होनी चाहिए। यानी नीति से मतलब नैतिकता और मूल्यों या धार्मिकता से गांधी जी लेते थे। तो उसी प्रकार की व्यवस्था प्लेटो ने भी बताई थी कि ये जो न्याय की व्यवस्था है वो समाज में एक नैतिक मूल्यों को स्थापित करेगी और उस समाज में एक कल्याणकारी व्यवस्था का रूप प्रतिपादित किया जा सकेगा। अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत सामाजिक नैतिकता या सच्चरित्रता का पर्याय है, जिसका वैधानिक न्याय के आधुनिक संकीर्ण विचार से कोई लेना देना या कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं माना जा सकता। तो इस तरह से आप प्लेटो की न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ेंगे तो आपको ये व्यवस्था बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।